हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए आज हम लोग स्पेशल स्टडी मटेरियल लेके आए हैं, जिसमें आप लोग को आईसीटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एफएलएन से संबंधित 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपको डीएलएड से संबंधित ही सेट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेट में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है कि व्यावसायिक शिक्षा विज्ञान, कला और जीवन जीने संबंधी ज्ञान निम्न में से किससे जुड़ता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी प्रबंधन, ऑप्शन सी व्यापार या फिर ऑप्शन डी शिल्प। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिल्प। यानी कि व्यावसायिक शिक्षा विज्ञान, कला और जीवन जीने संबंधी ज्ञान जो है वो शिल्प से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेरामिक किस विधा से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अध्यात्म, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी कला कौशल या फिर ऑप्शन डी प्रबंधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सेरामिक यानी कि जो चीनी मिट्टी का बर्तन हम लोग देखते हैं, जैसे कि कोई कप हो या कोई बहुत सुंदर सा प्लेट हो, बाटी हो, वो सभी सेरामिक कौशल के अंतर्गत आता है, यानी कि वह कला कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फाइन एंड आर्ट से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पेंटिंग, ऑप्शन बी कसीदा, ऑप्शन सी पेपर मेसी या फिर ऑप्शन डी खनन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। खनन जो है वो फाइन एंड आर्ट से संबंधित नहीं है, यानी कि उसमें कला का प्रदर्शन नहीं होता है। बाकी सभी जो तीनों है पेंटिंग, कसीदा, पेपर मेसी, ये सभी फाइन एंड आर्ट से संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वस्त्र उत्पादन से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेंत बांस, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी जूट या फिर ऑप्शन डी सूत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बेंत बांस जो है वो वस्त्र उत्पादन से संबंधित नहीं होता है, जबकि रेशम, जूट या फिर सूत से वस्त्र का उत्पादन होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनएसडीसी का क्या अर्थ है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास कंपनी, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो एनएसडीसी का अर्थ होता है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, यानी कि आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए क्या बनेगी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिशन, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी कॉरिडोर या फिर ऑप्शन डी योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। एनईपी 2020 के तहत शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए समिति बनाई जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौशल विकास और उद्यमिता एकीकरण के लिए किस वर्ष एक मंत्रालय बना था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन बी 2012 या फिर ऑप्शन डी 2016। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता एकीकरण के लिए एक मंत्रालय बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य आधारित शिक्षण ज्ञान के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य है। परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल या फिर ऑप्शन डी माता पिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यानी कि कार्य आधारित शिक्षण ज्ञान तभी हो पाएगा जब कार्यस्थल होगा, और कार्यस्थल नहीं रहने से, यानी कि जब तक हम लोग करेंगे नहीं तब तक उसका हम लोग को ज्ञान नहीं हासिल हो सकता है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति के प्रावधान के अनुरूप 8 से 13 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2027 या फिर ऑप्शन डी 2030। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 2030 तक 8 से 13 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा पैटर्न 5+3+3+4 में 8वीं कक्षा की पढ़ाई किस अंक खंड में निर्धारित है, यानी कि 5 में आएगा या 3 में, कि 3 में या 4 में। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पहला अंक खंड 5, ऑप्शन बी दूसरा अंक खंड 3, ऑप्शन सी तीसरा अंक खंड 3 या फिर ऑप्शन डी चौथा अंक खंड 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तीसरा अंक खंड 3 में 8वीं कक्षा की पढ़ाई होगी, और पहला अंक जो खंड 5 है उसमें बाल वाटिका के 2 वर्ष और बाल वाटिका के 3 वर्ष, और उसके बाद 2 वर्ष पहला और दूसरा, ये 5 के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा अंक जो है खंड 3, उसमें आ जाएगा तीसरा, चौथा और पाँचवा,
और फिर जो ये तीसरा अंक खंड 3 है उसमें छठा, सातवां और आठवां, और इसके बाद जो है आगे का यानी कि 9, 10, 11, 12 वो चौथे अंक में खंड 4 में आएंगे। इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ निर्धारित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5वीं कक्षा, ऑप्शन बी 6ठी कक्षा, ऑप्शन सी 7वीं कक्षा या फिर ऑप्शन डी 12वीं कक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 6ठी कक्षा से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति में प्रावधानित पीएचडी हासिल करने के लिए कौन सी डिग्री के बाद किया जाना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 इयर्स बैचलर डिग्री, ऑप्शन बी भी है 4 इयर्स बैचलर डिग्री, ऑप्शन सी 2 इयर्स बैचलर डिग्री या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 4 ईयर का ग्रेजुएशन करने के बाद आप पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर हिंदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? सीताराम रमन, जावेदकर, रमेश पोखरियाल निशंक या फिर ऑप्शन डी श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये थोड़ा पहले का क्वेश्चन है इसलिए इसका इस समय सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। हालांकि अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री बदल गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम किस वर्ष लागू की गई? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम किस वर्ष लागू की गई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1981 या फिर ऑप्शन डी 1991। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 राज्य में आयोजित कतिपय परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपनाए जाने के लिए दंडात्मक कार्रवाई और उससे संबंधित विषयों का उपबंधन करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुदालियर आयोग अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा आयोग या फिर ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर कमीशन जो है वो 1952 से 53 का भारतीय शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसके द्वारा ही आधुनिक भारत में शिक्षा की नींव रखी गई थी। और इस आयोग ने बहुत सारे सुझाव दिए थे और इसके कार्य क्षेत्र और इसके उद्देश्य भी भारतीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कराया गया था। और मुदालियर आयोग का नाम यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम यह मुदालियर कमीशन से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसका नाम बदल के यानी कि इसके दोनों नाम है, मुदालियर आयोग भी और माध्यमिक शिक्षा आयोग भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1986 की शिक्षा नीति में बदलाव कब किया गया? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 1988, 1990, 1992 या फिर 1945। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में बदलाव किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली शिक्षा नीति में आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए मैकाले, ऑप्शन बी कोठारी, ऑप्शन सी शंकर दयाल सिंह या फिर ऑप्शन डी नटवर सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैकाले। भारत की पहली शिक्षा नीति जो है वो उसमें आयोग के अध्यक्ष मैकाले थे और मैकाले ने शिक्षा का वही निस्यंदन सिद्धांत दिया था 1813 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा पे खर्च जीडीपी का कितना सुझाव दिया था? यानी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च करना है वो कितना बताया था कोठारी आयोग ने? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 3.5% या फिर ऑप्शन डी 7%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करने के लिए सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो जाएगी कब तक? 1947-48 तक, 2030 से 32 तक, 1965 से 66 तक या फिर 2009 से 10 तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि नीति आयोग के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2030 से 32 तक शक्तिशाली हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10+2 शिक्षण पैटर्न किस शिक्षा नीति में विकसित किया गया था? 1968, 1986, 2009 या फिर 2020। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
यानी कि 1986 से ही 10+2 शिक्षण पैटर्न हमारे भारत में चलते आ रहा है, जिसको अब बदल दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनईपी के संपूर्ण नीति को कब तक टारगेट के अधीन पूरा किया जाना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035 या फिर ऑप्शन डी 2040। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि संपूर्ण नीति को 2030 तक टारगेट के रूप में पूरा कर लिया जाना है। मुदालियार आयोग कब गठित हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1952 से 53, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिभाषा सूत्र किस शिक्षा नीति के तहत विकसित किया गया था। पहली, दूसरी, तीसरी या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि त्रिभाषा सूत्र दूसरी शिक्षा नीति के तहत विकसित किया गया। और त्रिभाषा सूत्र का मतलब होता है कि 3 भाषाओं वाला सूत्र, यानी कि केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड ने सेकेंडरी आयोग के सुझाव का समर्थन नहीं किया और सन 1956 ईस्वी में त्रिभाषा सूत्र का निर्माण किया। और इसके अनुसार माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के जरिए 3 भाषाएं पढ़ानी होगी, जिसमें पहला था मातृभाषा, दूसरा है अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा और तीसरा है हिंदी, यानी कि जो अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, यानी कि ये तीनों भाषाओं को पढ़ाने का प्रबंध किया गया था दूसरी शिक्षा नीति के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा में शिक्षक की संतुष्टि का महत्व किस शिक्षा नीति में स्थान पाया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 2009 या फिर ऑप्शन डी 2020। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1986। नेक्स्ट प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ। 2005 से 6, 2009 से 10, 2015 से 16 या 2020 से 21। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि आरटीई एक्ट 2009 के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया गया, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन को विस्तारित कर किस शिक्षा तक अमल किया जाएगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्व प्राथमिक, ऑप्शन बी माध्यमिक, ऑप्शन सी उच्च माध्यमिक या फिर ऑप्शन डी उच्च शिक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मध्याह्न भोजन को पूर्व प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 to 8 कक्षा तक अमल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत किस बोर्ड परीक्षा का उन्मूलन की योजना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 8वीं बोर्ड, क्रियान्वयन बोर्ड, 10वीं बोर्ड या फिर ऑप्शन डी 12वीं बोर्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 10वीं बोर्ड परीक्षा का उन्मूलन का योजना है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1986 की शिक्षा नीति को किस प्रधानमंत्री काल में पुनः संशोधित किया गया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा की संबद्धता किस संस्था से है। सीबीएसई, बीएसईबी, एनआईओएस या फिर एआईसीटीई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तकनीकी शिक्षा से संबंध एआईसीटी है और सीबीएसई, बीएसईबी और एनआईओएस इससे संबंधित संस्था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इग्नू किस तरह की संस्था है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नियमित शिक्षा प्रदान करने वाला, ऑप्शन बी दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाला, ऑप्शन सी स्थानीय शिक्षा प्रदान करने वाला या फिर ऑप्शन डी समग्र शिक्षा प्रदान करने वाला। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और यह एक दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था है और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और भारत और अन्य 33 देशों के लगभग 40 लाख विद्यार्थी इसमें अध्ययन करते हैं, इसलिए हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रशिक्षण संबद्धता से कौन सी संस्था कार्यकारी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एनसीटीई, ऑप्शन बी एनआईओएस, ऑप्शन सी एआईसीटीई या फिर ऑप्शन डी यूजीसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रशिक्षण संस्था से संबंधित
प्रशिक्षण संबद्धता से संबंधित जो संस्था है वो है NCTE, इसलिए हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और यह टीचर्स के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी संस्था है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोविज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? अरस्तु, विलियम जेम्स, जॉनसन या मार्कोनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि कौन सी है? प्रणाली, प्रणाली एवं व्यवस्था, प्रणाली उपागम, कठोर एवं कोमल उपागम? तो उद्देश्य की प्राप्ति की बढ़ने के लिए जो वैज्ञानिक विधि है उसका नाम है प्रणाली उपागम। किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? माउस, CPU, कार्टेज या फिर प्रिंटर? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, यह क्या दर्शाता है? रेखीय अभिक्रमित, शाखीय अभिक्रमित, सामने वाले का, या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, तो यह रेखीय अभिक्रमित हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। अधिगमकर्ता सक्रियता संलग्न, दौड़ने के प्रति गंभीर, ऑप्शन सी क्रीड़ा अधिगम विस्तार, या फिर बाल शाखा खोजने पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है उसमें जो सीखने वाले अधिगमकर्ता है वो कितने ज़्यादा सक्रिय है, कितने ज़्यादा उसमें घुले मिले हैं, इसलिए अधिगमकर्ता सक्रिय सम्मेलन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लंबा व्याख्यान देते हुए एक अध्यापक को बीच में क्या करना चाहिए? बच्चे की ओर लगातार देखना चाहिए, छात्रों की ओर हाथ का इशारा करना चाहिए, छात्रों से प्रश्न पूछना चाहिए, या फिर आवाज़ धीमा और ऊंचा करना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि जब कोई टीचर बहुत लंबा व्याख्यान दे रहे हों तो बच्चों को उसमें जोर के रखने के लिए बीच बीच में बच्चों से सवाल पूछना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि जो आप बोल रहे हैं, जो समझा रहे हो, वो बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी विषय वस्तु पर परिचय देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी विषय वस्तु पर परिचय देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पूर्व स्पष्टीकरण, प्रस्तावना, प्रश्नोत्तर, या फिर ऑप्शन डी प्रदर्शन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रस्तावना देने से किसी विषय वस्तु का परिचय हो जाता है, यानी कि इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है किसमें? विशिष्ट गुणों का विकास हेतु, प्रगटीकरण हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, सक्रियता बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? तो नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला का प्रयोग इन सभी चीज़ों के लिए किया जाता है, यानी कि आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए आगमन, ऑप्शन बी निगमन, ऑप्शन सी प्रयोग, या फिर ऑप्शन डी अध्यापन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि किसी भी थ्योरी का जब हम पहले उदाहरण देते हैं और बाद में नियम पे पहुंचते हैं तो उसको आगमन विधि कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमको बच्चों को बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो पहले आप उनको बहुत सारा त्रिभुज बना के दीजिए और सब कोण को मापने के लिए कहिए और उन्हें जोड़ने के लिए कहिए। इस तरह से जब वो बहुत सारे त्रिभुज के कोण को नाप के जोड़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं। और निगमन विधि कहते हैं, यानी कि पहले नियम बता दिया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे कि सेम कि अगर बच्चों को बोलेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, और ये देखिए ये रहा उदाहरण कि इसमें हम तीनों कोनों को नापेंगे तो ये 180 डिग्री आ गया, ये हो जाएगा निगमन विधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी छात्र केंद्रित नहीं है? व्याख्यान, प्रयोजना, समस्या समाधान, या फिर अन्वेषण? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि व्याख्यान विधि में छात्र केंद्रित नहीं होता है बल्कि यह शिक्षक केंद्रित हो जाता है, क्योंकि इस पर शिक्षक व्याख्यान देते हैं और बच्चे जो है वो उनको सुनते हैं, यानी कि बच्चे निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, इसलिए यह छात्र केंद्रित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी सूचना प्रक्रिया प्रतिमान है? सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, प्रकट एवं संगठनात्मक प्रतिमान, प्रयोगात्मक, या फिर अनुश्रवण? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकट एवं संगठनात्मक प्रतिमान जो है
वह सूचना प्रक्रिया प्रतिमान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार प्राथमिक नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान किस मद से होता है? RMSA, डाइट, BEP या फिर ऑप्शन डी SSA। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, BEP मद से होता है। और नियोजित शिक्षकों का जो वेतन भुगतान होता है वो SSA और बिहार सरकार दोनों मिलकर करती है, और जो वेतन भुगतान होता है वो BEP के द्वारा होता है। इसलिए इसका जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं शिक्षण संरचना, सामाजिक व्यवस्था, मूल्यांकन या फिर सभी। तो शिक्षण प्रतिमान के तत्व शिक्षण संरचना, सामाजिक व्यवस्था और मूल्यांकन ये सभी आते हैं, यानी कि हमारा जवाब हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत क्या है? दृश्य, श्रवण, लेखन या फिर कोई नहीं। तो श्रेष्ठ संप्रेषण का सिद्धांत होता है पहले देखना फिर सुनना, यानी कि दृश्य श्रवण जो है वो ज़्यादा सबसे अच्छा श्रेष्ठ संप्रेषण का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निष्प प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? DV, ब्रूनस, पियाजे या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो निष्प प्रत्यय के प्रतिपादक ब्रूनस थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकों में बुरी आदतों के अभ्यस्त होने का क्या कारण है? एकाकीपन, उदासीनता, बरबोलापन या फिर सामूहिक कार्य निष्पादन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चों में एकाकीपन के कारण बुरी आदतों का वो अभ्यस्त हो जाता है। मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, जीन पियाजे ने या फिर थॉमसन ने। तो विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षण किस विधि से किया जाना सर्वश्रेष्ठ होगा? ह्यूरिस्टिक यानी कि खोज विधि, आगमन, प्रायोगिक या फिर प्रदर्श विधि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षण में अगर हम खोज विधि से पढ़ाएंगे तो ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा और वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 50 में से आपको कितने मार्क्स आए हैं। और थैंक यू सो मच।